हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं द वेल नोन मेथड टू फाइंड द अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कॉल्ड द डेविडोन फ्लेचर पोवेल्स मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या डेविडोन फ्लेचर पोवेल्स मेथड ही क्या करता है, बात करते हैं। सामने आपके हर एक चीज़ लिखी हुई है, तो बगैर टाइम जाए कि स्टार्ट करते हैं। So it is a well-known method to find the minimum of the unconstrained optimization problem। ये ज़्यादातर मिनिमाइजेशन फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाने वाला मेथड है और बहुत ही ज़्यादा वेल नोन मेथड है, लोग जानते हैं इस बारे में। दूसरा पॉइंट कहता है कि इट मेंटेन्स द सिमेट्री। क्या करता है? ये मेंटेन करता है सिमेट्री को, क्योंकि आपको मालूम है हेशियन मैट्रिक्स द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री एंड पॉजिटिव डेफिनेटनेस। पॉजिटिव डेफिनेटनेस क्या होती है ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में सारी बातें बता चुका हूं। तो पॉजिटिव डेफिनेटनेस और सिमेट्री को क्या करता है? मेंटेन करता है। किसकी? ऑफ द इनवर्स हेशियन मैट्रिक्स, जो कि हम यहाँ पर फॉर्मूलों में इस्तेमाल करने वाले हैं, प्रोसीजर में इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये मेथड आपके पास क्या है? सुपर लीनियर कन्वर्जेंस। एक तो होती है लीनियर कन्वर्जेंस, एक होती है क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस। लीनियर कन्वर्जेंस का मतलब है आपकी जो कन्वर्जेंस है वो 1 है, मतलब उसका रेट क्या है? 1 है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या करता है? आपके सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। लेकिन ये सुपर लीनियर कन्वर्जेंट है। इसका मतलब क्या है? जो इसकी जो कन्वर्जेंस है वो 1 और 2 के दरमियान होती है। ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से स्पीड के साथ जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक मूव करता है। बात करते हैं आखिरी पॉइंट की। ये बेस्ड होता है रैंक टू अपडेट फार्मूला। अब इसका रैंक टू अपडेट फार्मूला क्या होता है ये मैं आपको प्रोसीजर के दौरान बताऊंगा। अभी आपको बातें सारी की सारी याद रखनी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डेविड फ्लेचर पोवेल्स मेथड एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, इसके क्या होते हैं, क्या करता है, सारी बातें आप यहाँ से लिख सकते हो। अब बात करते हैं बेटा, फटाफट से इसको लिखो, आगे चलते हैं। प्रोसीजर के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ द डेविड फ्लेचर पोवेल मेथड। फटाफट से लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बेटा प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर आपके सामने मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है बट इट इज़ वेरी इजी। बात करते हैं। देखो, आपने स्टार्ट लेना है सबसे पहले कोई भी एक इनिशियल गेस लेके। अब इनिशियल गेस आपका कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वो डिपेंड करेगा मैट्रिक्स का ऑर्डर कि आपके पास जो फंक्शन है वो कितने वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। अगर आपका फंक्शन 3 वेरिएबल्स का हो तो आप 3/3 लोगे, 2 वेरिएबल्स का हो तो 2/2 का इनिशियल गैस लोगे। और यहाँ पर एक B1 मैट्रिक्स डिफाइन किया जाता है। तो यूजुअली क्या होता है? इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये बेसिकली सर्च डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूट करना है इसके बाद आपको। आपने फंक्शन का ग्रेडियंट विद पॉइंट जो आप यहाँ पर x1 ले रहे हो उसके ऊपर आपने क्या करना है? अपना ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है और आपने सेट कर देना है एज अ सर्च डायरेक्शन। आप याद करो, इससे ठीक पिछले मेथड में जब हमने बात की थी द न्यूटन्स मेथड फॉर ऑप्टिमाइजेशन, जिसका नाम मेरे ख्याल से क्या था? कॉजी न्यूटन्स मेथड। तो बेसिकली कॉजी न्यूटन्स मेथड के अंदर भी हम क्या कर रहे थे? सेट कर रहे थे अपनी सर्च डायरेक्शन को। आपने भी यही करना है, लेकिन फर्क इतना था, वहां पर आपको लेमडा की वैल्यू गिवन थी, स्टेप साइज गिवन था, लेकिन यहाँ पर गिवन नहीं है। तो आपने हाउ टू फाइंड द स्टेप साइज, तो आपने क्या करना है? फंक्शन को डिफाइन करना है, कोई भी फंक्शन को, और आपने उसके अंदर अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कि आपने पॉइंट दे रखे हैं, एस के की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी और एक्स के आप यहाँ से उठाकर रख दोगे। आपने फंक्शन डिफाइन करने के बाद उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? लेमडा मिल जाएगा। लेमडा मिलने के बाद वो लेमडा क्या होगा? बेसिकली आपका स्टेप साइज होगा। स्टेप साइज निकालने के बाद आपने जैसे आपने क्या कहते हैं कॉजी न्यूटन्स में किया था, आपने अपने सॉल्यूशन की डायरेक्शन को अपडेट करना है। तो वो कैसे अपडेट होती है? बिल्कुल इस तरीके से अपडेट होती है, एक्स के प्लस 1 एक्स के प्लस लेमडा इंटू एस के एंड चेक द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को चेक करना है। फिर अपने बात करनी है रैंक टू अपडेट फार्मूला क्या होता है। बेसिकली रैंक टू अपडेट फार्मूला आपके पास ये होता है, दीज आर ऑन और द रैंक 1 मैट्रिक्स। ये बात आपने याद रखनी है। ये वाला मैट्रिक्स भी आपके पास रैंक 1 मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स भी आपके पास क्या है? रैंक 1 मैट्रिक्स होगा। और ये BI आपको ऊपर से वैसे ही पता होता है। अब बात करते हैं कि MI और NI का जो प्रोसीजर है वो क्या है। बेसिकली क्या? लेमडा आई को अपने SI इंटू एस ट्रांसपोज डिवाइड बाय SI ट्रांसपोज इंटू G आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? MI का मैट्रिक्स मिलेगा। और NI का प्रोसीजर कितना है? ये वाला सेम BI मैट्रिक्स, और आपने G को मल्टीप्लाई करना है, उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके G ट्रांसपोज BI इंटू G कर देना है। आपको क्या मिल जाएगा? NI मिल जाएगा। NI मिलने के बाद आप सोच रहे हो कि G कहां से आया? बेटा G इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेडियंट्स एंड ऑफ द पॉइंट्स। आपको ये पॉइंट्स का प्रोसीजर मिल जाएगा। तो आप जब ये पूरा प्रोसीजर निकाल लोगे तो आपको रैंक 2 फॉर्मूला जो है
वो निकाल कर जो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, दिस इज नथिंग बट द ऑप्टिमल सोल्यूशन। और आप यहाँ एक और बात सोच रहे होंगे, सर ये प्रोसीजर रुकेगा किधर? प्रोसीजर रोकना कैसे है? आप जब यहाँ पर एक आपको क्राइटेरिया गिवन होगा या गिवन ना भी हो, तो आपने क्राइटेरिया जो है ना अपने तरफ से अज्यूम कर लेना, भाई ये मेरा क्राइटेरिया है, मुझे इस हिसाब से क्या चाहिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए। ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए तो आप उसमें चेक करोगे कि आपका जो नॉर्म ऑफ अ ग्रेडियंट है, नॉर्म का मतलब द डिस्टेंस ऑफ द ग्रेडियंट, क्या वो उस एप्सिलॉन या फिर कोई भी आप डिजिट अपने पास से सपोज करोगे, जो आप स्टेप मतलब जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया आप रखोगे वहां तक पहुंचता है नहीं पहुंचता। अगर वो उससे बड़ा होता है तो आप अपने प्रोसीजर को रिपीट करोगे, अगर वो बड़ा नहीं होता, लेसर देन आ जाता है, तो आपने क्या करना है, अपने प्रोसीजर को रोक देना है। बेसिकली दैट वन इज अ ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब हम इसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से हम एग्जाम्पल को इवेल्युएट करेंगे और ये मेथड कैसे अप्लाई होगा। थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ईजी मेथड है, आराम से समझ में आने वाला मेथड है। तो ये मैंने पूरा प्रोसीजर लिख दिया गया क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राइट द प्रोसीजर ऑफ द डेविड फ्लेचर पोवेल्स मेथड, तो आपने ये भी लिख देना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसको आपने पेपर में लिख दिया तो आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। तो भाई बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको लिखो फिर हम आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आपके पास एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, कहता है 1 - 2x - 2y - 4xy plus 10x square and plus 2y square and the stopping criteria is given, epsilon is 0.01। जब तक हमारा रिजल्ट इस नंबर से नीचे ना आ जाए आपको सॉल्यूशन नहीं रोकना है, ये बात आप समझ के रखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोसीजर के साथ। सबसे पहले क्या करना है बेटा, इनिशियल गैस उठाना होता है। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारा इनिशियल गैस था 0,0। इट मीन्स ये आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं नहीं कह रहा कि 0,0 लो, मैं अपनी आसानी के लिए ले रहा हूँ ना, आप भी ले सकते हो, लेकिन आप अपनी मर्जी से चाहो, आप थोड़े से ढीठ हो, आपने बोला नहीं 0,0 नहीं लूंगा, कुछ और ले लो, ले सकते हो। मतलब छोटा नंबर होना चाहिए, कोई सा भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 0,1 भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। चलो भाई, आपने ले लिया x1। अब आपने क्या करना है, फाइंड द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। आपने क्या निकालना है बेटा, ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन x, y निकालना है। तो ग्रेडियंट कैसे निकलता है बेटा, डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव कैसे लो विद रिस्पेक्ट टू, कितना बेटा, -2, और यहाँ पे चेक करो कितना आएगा, -4y। यहाँ पे कितना आएगा रिस्पेक्ट टू बेटा, कितना आएगा 20x, ये आएगा ना, ठीक है, ओके हो गया यहाँ तक। अब y के रिस्पेक्ट में लो, y के रिस्पेक्ट में कितना आएगा बेटा, -2, और यहाँ पे कितना आएगा -4x, यहाँ पे कितना आएगा बेटा +4y। तो दैट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, बट नथिंग बट, मेरे को पॉइंट पुट नहीं किया, पॉइंट पुट करके देखने पे क्या पता चलेगा। मैंने कहा मेरा जो ग्रेडियंट है उसमें 0,0 पुट करो एट द पॉइंट ऑफ x1। 0,0 पुट करने से ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या मिल जाएगा आपको पॉइंट, -2, -2। आपको ये करने के बाद अपने पॉइंट को सेट करना होता है, बिल्कुल सेट करना होता है। तो सेट कैसे करते हो बेटा, SI इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस टाइम्स BI लेते हो, इसको आप S1 भी ले सकते हो क्योंकि आपका जो यहाँ पर क्या कहते हैं, मेरा x1 लिया बेसिकली नाम है S1, और यहाँ पे आप अपने ग्रेडियंट को जो भी आपका x1 पर आया उसको मल्टीप्लाई करके रख दोगे। तो दैट इज द सर्च डायरेक्शन। तो S1 सेट करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने कहा S1 इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस, और मैं आपको बता के चलता हूँ यूजुअली B1 इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितना होगा बेटा, 1 0 0 1 होगा, और ये आपके पास कितना आया बेटा 2,2 आया। लेकिन माइनस का जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, जल्द कितना आ जाएगा आपके पास 2 और 2, क्या आएगा बेटा, ये आपका रिजल्ट आ गया S1 का 2,2। 2,2 आने के बाद आपको फाइंड करना है लेमडा। लेमडा फाइंड करने के लिए क्या करते हो, आप एक फंक्शन कंसीडर करते हो। कौन सा फंक्शन, f ऑफ x1 प्लस लेमडा टाइम्स s1, ये करते हो, अभी बताया थोड़ी देर पहले। लेमडा बनाने के बाद आपने देखो x1 की वैल्यू रखो, मैंने कहा f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 0,0, मतलब ये मैट्रिक्स आएगा 0 0, ठीक हो गया। आगे लेमडा के बारे में तो कोई मालूमात है ही नहीं जो कि निकालना है। s1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2,2। तो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फंक्शन बोलेगा कि भाई मेरा मैट्रिक्स आ रहा है 2 और 2, ठीक है, यही आ रहा है ना, बल्कि 2 लैम्डा एंड 2 लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा एंड यहाँ पे भी लैम्डा। तो अब हमने क्या करना है, ये फंक्शन जो वैल्यू आई इसको अपने फंक्शन में पुट करते हैं और चेक करते हैं रिजल्ट क्या आता है फटाफट से।
तो स्टूडेंट्स को अपने फंक्शन के अंदर हम पुट करने वाले हैं, तो ये उठाकर इस फंक्शन में रख देंगे। इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ 2 लैम्डा एंड 2 लैम्डा इज नथिंग बट इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 2 लैम्डा एंड माइनस 2 इंटू 2 लैम्डा एंड नेगेटिव 4 2 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा एंड आगे चलेंगे बेटा प्लस का 10 2 लैम्डा का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा का स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आपने इवेल्युएट करना है। अब इवेल्युएट करने के बाद जब आपके पास रिजल्ट आएगी, या आपको इवेल्युएट कर सकते हो क्योंकि बचपन में ये चीजें पढ़कर आते हैं कि कैसे करना है। आपके पास रिजल्ट आएगी बेटा 1 माइनस 8 लैम्डा प्लस 32 लैम्डा स्क्वायर। तो ये आपके पास रिजल्ट यहां से निकल कर आएगा। अब आपने क्या करना होता है, इसी फंक्शन को जीरो रखना होता है, नहीं बेटा डेरिवेटिव निकाल के जीरो रखना पड़ता है। अब मैं इस फंक्शन का क्या करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा, मतलब 1 माइनस 8 लैम्डा प्लस 32 लैम्डा स्क्वायर नथिंग बट इक्वल टू 0। जब कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 8 आ जाएगा और यहाँ पे देखो आपके पास 64 इंटू लैम्डा आ गया इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से लैम्डा का कितना आएगा, ये वहां जाएगा 64, मतलब 8 64 कितना आएगा बेटा 1/8 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, आपका 1/8 लैम्डा निकल कर आ चुका है। इसका मतलब आप अपने सॉल्यूशन को अपडेट कर सकते हो। वो कैसे, मैंने अब आपको फॉर्मूला बताया, x1 इज नथिंग बट इक्वल टू यहाँ पर x2 आ जाएगा x1 प्लस लैम्डा टाइम्स, तो लैम्डा 1 आया आपके पास, यहाँ पे 1 लिख देता हूं मैं, तो लैम्डा 1 इंटू S1 आप ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या कर सकते हो ना बेटा। तो आप अपने सॉल्यूशन को अपडेट करो। x1 की वैल्यू आपके पास कितनी थी बेटा 0,0, जो कि आपने इनिशियल गैस लिया था। फिर आपका कितना आया बेटा 1/8 और S1 की वैल्यू आपके पास अभी निकल कर आई थी बेटा 2 और 2 निकल कर आ गई। 2 निकल कर आने के बाद आपने ये 8 को मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा 1/4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, एक 1/4 और एक अगेन 1/4। तो अब इस पॉइंट को चेक करने के लिए क्या करना है, अपने ग्रेडियंट मतलब अपने फंक्शन में आप पुट करके देख सकते हो, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप फंक्शन में पुट कर लो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। अगर मैं इसको अपने ग्रेडियंट में पुट करूं, मतलब ये वाले ग्रेडियंट के अंदर, तो चेक करना, मैंने कहा ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू x2 जो मैंने पॉइंट निकाला है उसमें मैं पुट करके चेक करता हूं। मैंने कहा -2 4y की जगह क्या पुट करूंगा बेटा 1/4 कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/4 एंड अगेन 20 इंटू 1/4 हो जाएगा। और लास्ट में क्या पुट करूंगा बेटा -2 एंड माइनस का 4 इंटू 1/4 हो जाएगा एंड प्लस का 4 इंटू 1/4 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट बेसिकली आपका कितना आता है बेटा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 4 5 जा 20 हो गया बेटा। 5 प्लस का और माइनस का 2 कितना बचता है बेटा 3 बचता है। तो यहाँ पे आया आपके पास 3 आ चुका है। और 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, आंसर कितना आएगा बेटा -2। तो ये आपके पास एक पॉइंट निकल कर आ रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा 5 1 जा 5 और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 आएगा। तो अब मैं इसको चेक करूं, मतलब अगर मैं इस पॉइंट का मतलब नॉर्म निकाल के चेक करता हूं, नॉर्म कैसे निकलता है बेटा, इस तरीके से आपका नॉर्म निकलेगा, फॉर्म ऑफ x2, यहाँ पर नॉर्म निकालना है और ये क्या आना चाहिए, हमेशा लेसर देन एप्सिलॉन आना चाहिए। अगर नहीं आता तो दिस प्रोसीजर रिपीटेड अगेन, प्रोसीजर क्या होगा, दोबारा रिपीट किया जाएगा। मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब चेक करता हूँ इसको, अब नॉर्म निकालकर मतलब क्या आएगा, अंडर रेडिकल नॉर्म निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, 3 का स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर किया बेटा 2 का स्क्वायर किया कितना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 11, इट मींस √11। अगर √11 आ गया तो ऑब्वियसली सी बात है ये लेसर देन होगा या ग्रेटर देन होगा बेटा, ग्रेटर देन है 0.01 से। तो इसका मतलब मेरा ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, मुझे फर्दर कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। फटाफट से इसको लिखो, मैं आगे चलता हूं। इसका नेक्स्ट प्रोसीजर को दोबारा अप्लाई करके चेक करते हैं, अगेन चेक करते हैं क्या होता है। चलो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन को चेक कर लिया था कि वो हमारा सुटेबल है नहीं है, तो हमारा सुटेबल नहीं था। अब हम इसको रैंक 2 अपडेटेड फॉर्मूले से आगे बढ़ाएंगे। रैंक टू अपडेटेड फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है क्या है। अब उसके लिए हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने यहाँ लिख दी है ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। तो सबसे पहले आपको λ1 मिल चुका था, जो कि मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। λ1 आपको क्या मिला था बेटा 1/8 मिल चुका था।
अब यहाँ पे हम चीजों को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर ये लैम्डा 1 इज नथिंग बट इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन करूं, लैम्डा 1 बेसिकली मैं यहाँ से रखता हूँ, मैंने कहा देखो 1/8 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, S1। अब आपका जो S1 था वो बेसिकली क्या था, कॉलम वेक्टर। कितना था, कॉलम वेक्टर 2,2 था, इतना ही था ना। फिर S1 का ट्रांसपोज, फिर S1 का ट्रांसपोज कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा, क्योंकि भाई कॉलम को रो बनाना होता है ट्रांसपोज में। सेम टू सेम तरीके से देखो 2 इधर भी आएगा, 2 इधर भी आएगा, G1। अब G1 क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेडियंट्स। अब डिफरेंस बिटवीन ग्रेडियंट्स हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे चेक कर लो बेटा, G इज इक्वल्स टू डेल्टा fx2 माइनस डेल्टा ऑफ fx1, सॉरी यही आएगा। अब डेल्टा fx2 कितना आएगा, थोड़ी देर पहले अभी हमने निकाल के चेक करा, वो आया था बेटा 3,-2, और यहाँ माइनस करोगे बेटा fx1 कितना आया था बेटा -2, इट विल बी मेमोराइज्ड। तो 3 में से जब --2 करूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 3 इंटू -2 कितना होता है, ऑब्वियसली सी बात है 5 होगा। अब देखो -2 एंड अगेन +2 कितना आएगा बेटा 0, तो दैट विल बी द G। तो G आपने कहाँ रख देना है, यहाँ रख देना है, कितना आएगा 5 एंड 0। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ मिटा के देखता हूँ। अब यहाँ पर हमको कि आगे भी मुझे कैलकुलेशंस करनी है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर मिटा दिया है, लेकिन आपको फाइंड करके बता दिया कि हाउ टू फाइंड द ग्रेडियंट, डिफरेंस ऑफ द ग्रेडियंट विच इज कॉल्ड G। अब इसको कैलकुलेट करना है। हाँ, अब ये क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये भी तो बात हमें पता होनी चाहिए। देखो बेटा, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 रोज एंड 1 कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर कितना है बेटा 1 क्रॉस 2, मतलब पहले की कॉलम और दूसरे के रो बराबर है, इट मींस इट कैन बी मल्टीप्लाइड। और इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना बनेगा बेटा, 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा, हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। अब 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है तो हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। मैंने कहा देखो 1/8 मल्टीप्लीकेशन। अब इसको मैं ऑर्डर के अंदर बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा देखो बेटा कितना आएगा, 2 इंटू 2 4 होगा, फिर 2 इंटू 2 4 होगा, फिर यहाँ से 2 इंटू 2 4 होगा, फिर यहाँ से 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये लैम्डा आपने मल्टीप्लाई किया है ऊपर वाली टर्म से। तो नीचे बात करते हैं, तो बेटा 2 5 जा कितना होगा बेटा 10 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर अगेन 2 5 जा कितना होगा, क्योंकि ये और ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर चेक करते हैं, मैंने कहा देखो इसका ऑर्डर कितना है बेटा 1 क्रॉस 2, और अगले वाले का कितना है बेटा 2 क्रॉस 1, इट मींस इट विल मल्टीप्लाइड हो सकता है। इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1 क्रॉस 1 का बनेगा, ये बात भी आपने याद रखनी पड़ती है। 2 5 जा 10 एंड 2 0 जा 0, तो दैट विल बी द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आ गया। अब 1/8 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1/8 कितना हो जाएगा बेटा 1/2, ये भी कितना हो जाएगा 1/2, ये भी कितना हो जाएगा 1/2, ये भी कितना हो जाएगा 1/2, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपका मैट्रिक्स आएगा 10,0। अब आप अपने मैट्रिक्स को यहाँ पर डिवाइड करोगे, और भले आप इसी सॉल्यूशन को भी डायरेक्टली रख के देख सकते हो, इट्स नॉट इशू। अब मैं बात करता हूँ n1 की, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो भाई n1 को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करता है भाई, bi बेसिकली क्या होता है, b1 क्या था आपके पास, इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो था, मैंने कहा देखो ये आपके पास आएगा 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट विल बी द जी मैट्रिक्स कितना था बेटा 5,0, मतलब ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 देन 0। और अब इसी का ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करना है। इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इस पूरे का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, आपने शायद प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ी हो। अगर आपके पास ए और बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपके पास रिजल्ट कितना आता है बेटा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। उम्मीद करता हूँ याद होगी, बचपन में पढ़ी हुई प्रॉपर्टी है। दोनों का ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई करने से ऐसा होता है। उसका मतलब क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा 5 0, और आपके पास ये आ जाएगा, और ऐसे करके। अब इसका ट्रांसपोज निकालने में क्या होगा, इट इज बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको ऐसे करो या ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आएगा बेटा 1 0 0 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। ट्रांसपोज निकाल के रख दिया। अब नीचे आ जाओ, G1 का ट्रांसपोज कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5 एंड 0, और यहाँ से B1 आपके पास कितना आ जाएगा 1 0 0 1, और लास्ट पॉइंट में G1 कितना आ जाएगा बेटा 5 एंड 0। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करके फॉर्मूला बनाना है। तो क्या होता है बेटा n1, यहाँ पे कितना आएगा बेटा n1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप देख सकते हो 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1, तो आंसर कितना आएगा बेटा 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर आएगा। तो
तो माइनस यहाँ आप कर सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास 5,0 और आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 5 and 0। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इसको मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर बनेगा, और 5 5 25, तो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो बेटा 5 1 मतलब 5 0 एंड दिस 1, तो बेटा ये कितना बन जाएगा आपके पास, कुछ समझ आने वाली बात है, ये कितना बन रहा है आपके पास, तो चेक करता हूं। मैंने कहा n1। अच्छा अब इसका ऑर्डर देखते हैं, मैंने कहा तो कितना है 2 क्रॉस 1, ये कितना है 1 क्रॉस 2, मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स कितने का बनने वाला है 2 क्रॉस 2 का। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा, तो उसका मतलब हमें साफ बात नजर आनी चाहिए कि 5 5 25, 5 0 0 and 0 5 0 and 0 0 0 and division will be 25। the result of n1 should be 25। डिवाइड कर दो बेटा, कितना हो जाएगा ये -1000, क्योंकि -1 आपने अगेन मल्टीप्लाई किया तो होगा ही। अब इस तरीके से यहाँ पे आपके पास एक कॉलम वेक्टर बना हुआ है, 10 0 0 से डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 लेके चलेंगे। तो 10 को अगर मैं यहाँ से डिवाइड करवाता हूँ तो आपके पास जो m1 का रिजल्ट आता है वो बेसिकली कितना आएगा, 10 को डिवाइड करवाओ बेटा, मतलब 1/2 तो है ही और 10 नीचे से आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा बेटा, 1/20 1/20 1/20 एंड अगेन 1/20। तो ये आपका क्या आ गया, अपडेटेड वर्जन आ गया। अब अपडेटेड वर्जन को हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ द रैंक 2 फार्मूला रख के चेक करते हैं उसका रिजल्ट बी मैट्रिक्स कितना आता है। फटाफट से इसको लिखते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसका रैंक 2 फार्मूला को अपडेट करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा ये सारी चीजें कैलकुलेट कर चुका हूँ। अब जो मुझे रैंक टू अपडेट फार्मूला कहता है वो क्या कहता है बेटा, वो बोलता है बेटा, यहां से मैं जरा इंक को फिल करूं, यहां से बात करते हैं। अब यहां से आपके पास जो फार्मूला होता है रैंक 1 का कितना होता है बेटा, b2 इज नथिंग बट इक्वल टू b1 प्लस यहाँ पे कितना आता है बेटा m1 एंड अगेन कितना आता है आपके पास n1, यही आता है। ये आने के बाद आपको मालूम है कि बेटा b1 मैट्रिक्स इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 एंड पॉजिटिव व्हाट इज द m1 कितना है बेटा 1/20 1/20 1/20 एंड आल्सो 1/20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1 -1 0 0 एंड 0, ये मैट्रिक्स आया। तो उसका मतलब आपका यहाँ से b1 मैट्रिक्स आराम से निकल सकता है। तो b2 मैट्रिक्स के लिए चेक करते हैं। मैंने कहा 1 0 0 1 को हम एज इट इज रखते हैं। मैंने कहा इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो बेटा ये ऐसे मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपके पास -1/20, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2/2 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर भी 2/2 का ही आंसर बनना चाहिए। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 0। ये इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा -1/20। फिर ये इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा, मतलब ये वाला इन दोनों से, ये वाला इन दोनों से, आंसर यहाँ भी कितना आएगा 1/0। जब आप इसमें एडिशन करोगे विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कितना होगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ। तो सारे मैट्रिक्स में लिख चुका हूँ। मैंने कहा b2 मैट्रिक्स आपका कितना आना चाहिए। अच्छा ऐड करते हैं। मैंने कहा देखो 1 -1/20, 0 0 तो 0 ही रहता है, 0 माइनस कर दूंगा बेटा कितना आएगा 1/20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो आपका जो b2 मैट्रिक्स बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, 21/20 माइनस मतलब 19/20 कितना बनेगा 19/20 0 एंड -1/20 एंड अगेन 1। तो दैट कॉल्ड द b2 मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, जो कि हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन सही नहीं था। तो हमारा ये मैट्रिक्स तो आ चुका है, लेकिन अब हम चेक करेंगे हमारा ऑप्टिमल पॉइंट कहां तक जाता है। तो हम इसको यहां तक रोकेंगे, फिर अब दोबारा देखेंगे कि हमारा ग्रेडियंट विद द पॉइंट ऑफ 3,2 क्या आता है, फिर अपने सोल्यूशन को एंड करेंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। फटाफट से लिखो, फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेंथी मेथड है बट इजी था। चलो आप आगे चलेंगे। हाँ, हमने बी मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव करने के लिए हमने b2 क्यों निकाला, ये आपको बात पता चल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने s2 निकालने की कोशिश करता हूँ तो वो बराबर होगा बेटा b2 मैट्रिक्स एंड ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन एट x2 पॉइंट, यही होगा ना बेटा, क्योंकि आपको बता चुका हूँ। मैंने कहा s2 बराबर किसके होगा, माइनस b2 मैट्रिक्स क्या आया था आपके पास। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ b2 मैट्रिक्स को, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा बेटा -19/20 और यहाँ पे 0 तो 0 ही रहता है, -1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बेटा 1/20।
20 हो जाएगा। और ये आपके पास मैट्रिक्स del F2 कितना आया था, याद करो यहाँ निकाला था 3, -2। तो इसका रिजल्ट हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो देखो बेटा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये कितना है बेटा 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, मतलब ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा, मतलब आपकी रो 2 होंगी और कॉलम 1 ही होगा। तो 19/20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 19/20 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 9 जा बेटा 27 होता है, 2 यहाँ चला जाएगा, 3 1 जा 3 + 2 5 मतलब 57। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 57/20। एंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो 1/20 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो आपको यहाँ एडिशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो ये कितना आएगा आपके पास 3/20 एंड एडिशन +2 मतलब 22 का कितना होता है 40 एंड +43, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 43/20, 43/20 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, सर्च डायरेक्शन ऑफ S2 आ गई, जिसको आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके भी रख सकते हो, ठीक है ना, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके भी रख सकते हो। जब आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो उसके कुछ रिजल्ट्स आपके पास निकल कर आएंगे। अब वो रिजल्ट निकल कर आएंगे तो आप बात करते हैं, हमने S2 तो कैलकुलेट कर लिया, अब आपने सर्च डायरेक्शन निकालनी होती है। इससे पहले आपने एक लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ता है। वो क्या होता है बेटा, फंक्शन बनाना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है बेटा, f ऑफ x2 रखेंगे और प्लस का λ2 और s2 रखेंगे और उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर रखना होता है। तो आपका जो x2 आया था वो बेसिकली आपको शायद याद हो कितना आया था बेटा, 1/4, 1/4 आया था। और अब आप आगे चलोगे तो λ2 आपको नहीं पता और S2 की वैल्यू आपके पास बहुत बड़ी सारी आई है, 57/20 एंड 43/20 आपके पास वैल्यू आ चुकी है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर काफी ज्यादा लेंथी वीडियो आपके सामने बन रहा है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, इसको सिंपली कैलकुलेट करना है अगेन एंड अगेन। जब आपका फंक्शन बनाओगे आपने क्या करना है, अगेन आगे जाके d/d लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 रखना है। यहाँ से आपके पास क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अब आपके पास जब इसको आप 0 रखोगे, 0 रखने के बाद आपका लैम्डा आएगा। लैम्डा आने के बाद आपने दोबारा से अपनी सर्च डायरेक्शन को निकालना है, x3 इज इक्वल्स टू x2 प्लस λ2 इंटू s2 निकालना है। ये सारे सोल्यूशन आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो आपके सर्च डायरेक्शन आपके पास अगेन निकल कर आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इस x3 को लैम्डा मतलब जो आपका ग्रेडियंट वाला पॉइंट था इसमें आपने x3 पुट करके देखना है और लास्ट में चेक करना है कि आपका जो ग्रेडियंट ऑफ fx3 है क्या उसका रिजल्ट 0.01 से कम आता है या नहीं आता। अगर कम आ जाए स्टॉप कर देना। स्टॉप करने का मकसद यही x3 आपका क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करना है, अपने सोल्यूशन को इतना बड़ा दोबारा से रिपीट कर देना है। तो कोई बड़ा मतलब कहने का मतलब है आसान है बट हाईली कंपटीशन कैलकुलेटर्स है इसमें ना, तो ये आपने करना होगा। क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े डिजिट्स बन रहे हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करने बैठा तो वीडियो 1 आवर की भी हो सकती है। तो ये मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। तो ये मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, आपने खुद ने कैलकुलेट करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेविड एंड फ्लेक्सिबल मेथड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपके सामने बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और अगर आपको इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसको आराम से बता सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।